एनसीईआरटी की यह एक नई सीरीज है जिसमें हम लोग छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आज जो ये कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है इसमें पॉलिटी क्लास 6 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पहला अध्याय स्क्रीन पे दिख रहा है और यह जो कोर्स होगा हिंदी में होगा, तो हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो इनका लाभ उठाएं। उनके लिए यह फ्रूटफुल साबित होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो अध्याय है उसका शीर्षक है विविधता की समझ। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, विविधता में एकता या फिर अनेकता में एकता। ये जो सेंटेंस है अपने आप में मतलब बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। आप इस जो है चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे यह अकेले एक सेंटेंस पूरे देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी तरह के मतलब एक्सपेक्ट को दिखा देता है। ठीक है, यहाँ दो कीवर्ड सबसे पहले समझना है, विविधता और गैर बराबरी या असमानता। विविधता को समझते हैं सबसे पहले। विविधता क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि खान पान की विविधता अपने देश में बहुत है। जैसे नॉर्थ इंडियन डिश मिलता है, साउथ इंडियन डिश मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का अलग खाना है। तो खाने का ये अलग अलग प्रकार और सभी अपने आप में अच्छे हैं, लाजवाब हैं। तो ये विविधता का पहलू हो सकता है। विविधता का मतलब है कि जिसमें कहीं से भी हीन भावना नजर ना आए, खुद को लोग गौरवान्वित महसूस करें उस काम को करके, तो उसे विविधता कहते हैं। जैसे पहनावा, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पहनावा अलग मिलेगा, कश्मीर में जाइए पहनावा अलग मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में पहनावा अलग मिलेगा, साउथ इंडिया में पहनावा अलग मिलेगा। वैसे ही धर्म की विविधता है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसे अलग अलग धर्म के लोग हैं। फिर भाषा की विविधता। भाषा की विविधता अपने देश में सबसे अधिक है। एक राज्य के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे जो फैक्टर हैं ये विविधता के पहलू हैं। ये जितनी विभिन्नताएं हैं सभी विविधता के पहलू हैं, पक्ष हैं। अब दूसरा कीवर्ड हमारे सामने आता है गैर बराबरी, या जिसे असमानता भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि किसी के पास सब कुछ का होना और किसी के पास सब कुछ का ना होना, यही गैर बराबरी या असमानता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास धन है, जमीन है, किसी काम को करने का अवसर है, और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पास इस तीनों में से कुछ भी नहीं है, या इस तीनों में से कुछ है और कुछ नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये असमानता का भाव है। एग्जाम्पल के लिए आप अमीरी गरीबी को लीजिए। अमीर और गरीब लोगों में क्या फ़र्क है? अमीर लोगों के पास पैसा है, कुछ भी करने का अवसर है, जबकि गरीब के पास पैसा तो है ही नहीं, साथ में नौकरी भी नहीं है। तो ये असमानता का एक भाव यहाँ जो दिख रहा है, इसे ही हम लोग गैर बराबरी भी कहते हैं। दूसरा फैक्टर आता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है असमानता का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसका एक ऐतिहासिक रूप भी है। आप जानते हैं जाति व्यवस्था क्या है? जन्मजात है। प्राचीन समय से ही इसे फिक्स कर दिया गया कि आप जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति के हो जाएंगे। पहले तो ऐसा सिस्टम था कि आप जिस जाति में जन्म लेते हैं उस जाति के लोग जो काम करते हैं आपको वही काम करना पड़ेगा। देखिए कितनी असमानता फैली है प्राचीन समय से ही। मान लीजिए कोई एक बालक जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा भी हो सकता था, वो लोहार के घर में पैदा ले लिया। तुक्के की बात है, कहीं भी पैदा ले सकता था, तो उसे लोहार का काम ही करना पड़ेगा। अब वो लाख कितना भी तेज हो, कुछ भी हो, उसका एप्टीट्यूड अच्छा हो, फिर भी वो क्या करेगा? लोहारी का काम करेगा, लोहार ही बनेगा। तो ऐसे क्या होता था, असमानता समाज में फैलती गई और हजारों साल यही स्थिति रहा, जिसके कारण आज स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है। समाज में असमानता और गैर बराबरी का भाव बहुत ही ऊंचे स्तर पे है। इस प्रकार अमीरी गरीबी, जाति व्यवस्था आदि इन सब चीज़ों को हम गैर बराबरी या असमानता का फैक्टर मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही विविधता के विषय में बताया गया है कि विविधता से हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे आपने आपका कभी मन किया होगा कि हम अलग अलग भाषा को सीख पाए। जैसे साउथ इंडियन लैंग्वेज होता है तेलुगु, तमिल, ये सब जो लैंग्वेज होता है बिल्कुल अलग है आपके समझ से, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो। और अगर आप साउथ इंडिया के हैं तो थोड़ा हिंदी आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ की भाषा बिल्कुल अलग है। तो ये जो भाषा की विविधता है ये आप देखते हैं, अगर आप अलग अलग भाषाएं सीख जाते हैं आपको अच्छा लगता होगा। फिर खान पान की यही बात है, मतलब ये कल्चर अलग अलग है। विविधता को समझने में एक रुचि भी लगता है, अपना मन भी लगता है। ठीक है, तो विविधता और गैर बराबरी, इन दो चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। अब अगला एक टॉपिक आता है भारत में विविधता। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग
जो है भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग हैं, और साथ ही खाना का जो बात है वो तो अलग है ही। एक बात यहाँ बिल्कुल ही की पॉइंट है कि इन सब का उद्देश्य एक ही है, भले ही माध्यम अलग अलग हो, वो साधन और साध्य वाली जो बात होती है ना वही बताई जा रही है। त्योहार अलग अलग है, लेकिन क्या मीनिंग है त्योहार का? अपनी आस्था को दिखाना, अपना खुशी जाहिर करना। भले ही जो है नॉर्थ इंडिया के लोग अलग तरीके का त्योहार मनाए और साउथ इंडिया के अलग तरीके का, साध्य तो एक ही है, उद्देश्य तो एक ही है कि हमें खुशी दिखाना है या फिर एक आस्था का भाव दिखाना है। तो भारत में विविधता की ये बातें रहीं। अब हमारे पास टॉपिक आता है अगला, कि हम विविधता को कैसे समझे, कि विविधता कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे हम लोगों ने अभी गैर बराबरी या असमानता को जाति व्यवस्था के माध्यम से समझा, वैसे ही हम लोग विविधता को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका होगा ऐतिहासिक और दूसरा होगा भौगोलिक। अगर ऐतिहासिक तरीके को समझे, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने का अनेक कारण होता था। युद्ध हो गया, कहीं जो है अकाल पड़ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, या अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए लोग ये आने जाने का कार्य करते रहते थे। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अपने साथ अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी भाषा, खान पान लेके जाएंगे। फिर जहाँ गए वहाँ की भी अपनी कुछ भाषाएं हैं, अपनी कुछ मतलब खान पान है, पहनावा है। तो जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं, अपने साथ जो संस्कृति ले गए और वहाँ के संस्कृति को भी कुछ अडेप्ट कर लिया। इस प्रकार जहाँ गए वहाँ एक मिक्स्ड कल्चर मतलब बन जाता था, और ये आने जाने का सिलसिला हर जगह हर समय लगा ही रहता था। ऐसे ही होते होते सांस्कृतिक विविधता हर जगह फैल गई। अकेले आप भारत देश को देखेंगे तो पाएंगे कि अनेक जगह के लोग भारत में आए और यहाँ बस गए। अब यही वाली सिस्टम आप जो है समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ से लोग आए होंगे यहाँ बस गए होंगे, तो यहाँ कितना बदलाव आया, और आज आप देख ही रहे हैं कि कितना सांस्कृतिक विविधता है अपने देश में। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग ऐतिहासिक कारणों को समझें तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों का खान पान, जो है पहनावा कैसे अलग हो जाता है। मान लीजिए अब अगर कोई लद्दाख के क्षेत्र में रहता है, कश्मीर के क्षेत्र में रहता है, जहाँ बहुत ही ठंडी है, कृषि नहीं हो सकती, तो लोग क्या करेंगे, खाने का कुछ दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। और कोई नदी के किनारे रहता है तो क्या करेगा, अच्छा कृषि होगा तो खाने के लिए जो है वह कृषि पर निर्भर रहेगा। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। आइए इसके लिए दो केस स्टडीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले लद्दाख को पढ़ेंगे, फिर केरल के विषय में पढ़ेंगे। लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके पूर्वी हिस्से में है। चलिए मैं थोड़ा सा मैप में आपको बताने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, तो इसका जो ये पूर्वी हिस्सा है, ये वाला, यहीं पे लद्दाख स्थित है। ठीक है। इसे देख लीजिए। लद्दाख क्या है कि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है, ठंडा रेगिस्तान हम कहते हैं इसे। और यह लंबे समय तक बर्फ से ढका होता है। लंबे समय तक बर्फ से ढके होने के कारण क्या होता है, यहाँ खेती नहीं हो पाती है, फिर वर्षा भी नहीं होती है यहाँ, तो पेड़ वगैरह भी बहुत कम है। अब खेती ना होना, पेड़ का बहुत कम होना, यह ये दर्शाता है कि लोग खाने के लिए कुछ अलग विकल्प ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ खेती हो नहीं रही है, चावल और गेहूं आसानी से मिलने वाला नहीं है। लोग क्या खाते हैं, अभी हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। फिर आर्थिक स्थिति क्या है, लोग पैसा कैसे अर्न करते हैं, जीवन के लिए पैसा चाहिए। देखिए यहाँ पे एक खास किस्म की भेड़ या फिर बकरी पाली जाती है, जिससे पश्मीना ऊन निकलता है, और इस पश्मीना ऊन से शॉल बना के लोग बेचते हैं, और ये जो शॉल होता है काफी महंगा बिकता है। ठीक है। तो ये आर्थिक स्थिति सुधारने का एक तरीका हो गया। अगला बात अगर हम करते हैं खाने की, तो लोग जो है मूलतः गाय बकरी याक पालते हैं, और फिर दूध से बने हुए पदार्थ या फिर मांस पे इनका जीवन पूरी तरह से आश्रित होता है, वही खाकर ये जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे जो है यहाँ लद्दाख के विषय में दिया गया है कि यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं। आप भी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है तो घाटियाँ तो होंगी, और इसी घाटियों से पहले प्राचीन समय में व्यापारी लोग जाया करते थे। मध्य एशिया से तिब्बत जो व्यापारी जाते थे यहीं से होकर गुजरते थे। आप देखिए ये जो कश्मीर है इधर मध्य एशिया का क्षेत्र है, लोग लद्दाख से होकर ही तिब्बत या चीन में जाया करते थे। तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि तिब्बत में आज बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित है। तो ये जो तिब्बत में बौद्ध धर्म पहुंचा, ये लद्दाख के रास्ते ही पहुंचा था। ठीक है। भारत से लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत में बौद्ध धर्म पहुंचा। एक और फैक्ट दिए जा रहे हैं यहाँ, कुछ फैक्ट्स हैं जिसे देख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। जैसे लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाएगा,
तो तिब्बत में होने वाली कुछ एक्टिविटीज लद्दाख में भी होती है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ, यानी कि इस्लाम धर्म जो है 400 साल पहले लद्दाख में आया, और आज वर्तमान समय में यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। ओके। फिर बताया जा रहा है कि लद्दाख में गानों और कविताओं का काफी मौखिक संग्रह है, यानी कि लोकगीत और लोक कविता का यहाँ पे अच्छा संग्रह है। उसके बाद तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, यह लद्दाख में भी काफी प्रचलित है, लेकिन ज्यों का त्यों लद्दाख में प्रचलित नहीं है। केसर सागा को लद्दाख में लोगों ने अपने स्थानीय रूप में मतलब ट्रांसलेट कर लिया है। फिर उसे, चाहे वो मुसलमान लोग हो या बौद्ध हो, सभी गाते हैं, उस पे नाटक भी खेलते हैं। ओके। चलिए, अब हम लोग केरल को पढ़ेंगे। सबसे पहले केरल समझ लेते हैं कहाँ है। अगर आप मैप देखेंगे, ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे लगभग जो है ये केरल की स्थिति है। ओके। इधर पूरा समुद्र है और यहाँ पे पहाड़ी है। यही बात यहाँ बताया भी जा रहा है कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा राज्य है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी था, ताकि आगे हम लोग बातों को अच्छे से समझ पाए। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। पहाड़ी जो इस एरिया में था, इस पे क्या होता था, मसाले उगाए जाते हैं, पहले से ही उगाया जाता था, आज भी उगाया जाता है। और मसालों के कारण यह हमेशा व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी जो है केरल आए थे। देखिए क्या होता है कि यूरोप के लोग खासकर मांस ज़्यादा खाते हैं, और मांस के लिए मसालों की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। इसलिए आपने सुना होगा मसालों के व्यापारी हमेशा ही केरल में आते थे, भारत में आते थे, तो मसालों की वहाँ मांग होती है। ऐसे ही अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल आए मसालों को लेकर ही, मसालों का व्यापार करने के लिए। यहूदी का मतलब होता है, यहूदी एक धर्म है जो इसराइल के लोग मानते हैं। ठीक है। चलिए, अब केरल के विषय में कुछ फैक्ट दिए जा रहे हैं कि 2000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए थे, और फिर भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी संत थॉमस को ही जाता है। धर्मदूत का क्या मतलब होता है, जो धर्म का संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है। चलिए, अगला फैक्ट है कि इब्न बतूता एक अरबी यात्री है, लेखक है, जो 700 साल पहले भारत में ये आए थे। और इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि केरल में उस समय मुसलमानों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। चलिए, अब केरल में एक त्योहार मनाया जाता है, ओणम। और इस त्योहार का खास आकर्षण का केंद्र है नाव प्रतियोगिता। ओणम त्योहार में नाव प्रतियोगिता होती है, जिसे बहुत ही आकर्षक माना जाता है। केरल के विषय में अगला फैक्ट है कि यहाँ वास्को डिगम्मा सबसे पहले पानी के जहाज से पहुंचा। आप जानते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डिगम्मा केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। उसके बाद ही क्या हुआ कि यूरोप से भारत आने का मार्ग प्राप्त हुआ, तो पुर्तगाली लोग, फिर अन्य अन्य यूरोप के जो लोग थे, भारत समुद्री मार्ग से आने लगे। अब केरल के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ चावल की अच्छी खेती होती है, अधिक खेती होती है। लोग यहाँ मछली, सब्जी, चावल, ये सारी चीज़ें खाते हैं। ठीक है। अब अगर हम कंक्लूजन के रूप में देखें, हम लोगों ने केरल और लद्दाख को पढ़ा, तो दोनों क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है बिल्कुल अलग है। आपने देखा, यहाँ कृषि होती है क्योंकि यह समुद्र के किनारे है, खेती के लिए यहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन है ठीक ठाक। जबकि लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है, लद्दाख में हमेशा बर्फ जमा रहता है, वहाँ कृषि नहीं होती है। लोग खाने के लिए किस चीज़ पे आधारित होते हैं, दूध, या फिर दूध से बने हुए कोई वस्तु, या फिर मांस पे। जबकि यहाँ लोग चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ठीक है। तो और ऐतिहासिक प्रभाव लगभग एक जैसा ही है दोनों तरफ। वहाँ भी विदेशी यात्री आते थे, यहाँ भी आते थे। वहाँ भी अलग अलग धर्म का प्रभाव है, यहाँ भी अलग अलग धर्म का प्रभाव है। तो ऐतिहासिक प्रभाव लगभग दोनों जगह समान है, जबकि भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। आप देखेंगे, आर्थिक स्थिति के विषय में बात करते हैं तो केरल में मसालों का खास आकर्षण है, जबकि लद्दाख में पश्मीना ऊन से बनाए गए शॉल का। ठीक है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों के सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास और भूगोल का काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है। और आज भी हमारे रीति रिवाज क्या होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधता दिखती है। आप देखिए, राजस्थान के रहने वाले लोग यूपी में आ जाए, भाषा में अंतर दिख जाएगा। तो ऐसे होता है। अब यहाँ एक बात आती है, विविधता में एकता। ठीक है। तो भारत में जो ये वाक्य कहा जाता है, विविधता में एकता,
तो ये जो बात है कि हमारा देश इतना विविध है, अलग-अलग भाषाएँ, 1600 भाषाएँ, अलग-अलग पहनावा, खान-पान। अमेरिका, एक ही भाषा बोली जाती है इंग्लिश, एक ही तरह के कपड़े सारे लोग पहनते हैं। तो उनका एक अलग कल्चर है, हमारा अलग कल्चर है कि हर चीज़ में हम लोग अलग-अलग हैं, विभिन्नताएँ हैं यहाँ। लेकिन इस भिन्नता को, इस विविधता को हम लोग अपनी कमजोरी नहीं मानते कि हम लोग इससे बँट गए हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, बल्कि हम लोग इसे एक मानकर अपनी ताकत का स्रोत मानते हैं। हम लोग समरसता में एकता की बात करते हैं। तो भारत की जो विविधता है, इसे हम लोग अपने ताकत का स्रोत मानते हैं। जब अंग्रेजी राज था, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब भी हम लोगों ने देखा, आप जो है इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा कि अलग-अलग धर्म के, भाषा के लोग जो है एक साथ मिलकर देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी। महिला, पुरुष सब एक साथ मिलकर लड़े थे सबने। तो तभी से जो ये विविधता में एकता वाली जो मूल्य है, अपने देश में स्थापित हुआ और आज तक स्थापित है। उसके बाद बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ गीत लिखे गए और कुछ चिन्ह जो दिए गए, वो भी हमारा विश्वास दृढ़ करते हैं इस बात में, विविधता में एकता वाली बात में, ठीक है। अब एक बुक में कोई गीत दिया गया है जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं, फिल्मों में भी हमेशा ऐसा दिखाया जाता है। देखिए कोई गाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो ऐसे मतलब अनेक तरीके से लोग प्रदर्शित करते हैं कि हमारा देश विविधता में एकता को मानने वाला देश है। फिर ये जो अनेकता में एकता की बात है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को दिया था। और अंत में ये बात बताई जा रही है कि हमारा जो राष्ट्रगान है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है रचित किया है, लिखा है, उसमें भी भारतीय एकता की पहचान है। आप देखेंगे उसमें अलग-अलग राज्यों की बात की गई है, अलग-अलग नदियों को की बात की गई है। तो इससे हमें यही दिखता है कि देश में जितनी भी भिन्नताएँ हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है, हमारी मजबूती का जो है परिचायक है। ओके, तो ये वीडियो था अपना पहले अध्याय का। अगले जो है वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इस सीरीज में जो वीडियो बनाई जा रही है उसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ